हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुज्ञान में। हम लोग अभी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो बीएड की परीक्षाएं होने वाली हैं उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की जो परीक्षा होने वाली है, जो पिछले बार हुई थी, वो लोग प्रमोट कर दिए गए थे फर्स्ट ईयर के, और इसी सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे उनको फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिलेंगे। तो सभी को अच्छा स्कोर करना है इस सेकेंड ईयर की परीक्षा में, और उसी परीक्षा से रिलेटेड ही यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हैं। हम लोगों ने एक वीडियो इससे रिलेटेड कर ली है, आपने उसको देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें सही से समझ आई होंगी। उसमें नियर अबाउट 700 प्लस एमसीक्यूज थे, जो कि आपका एक कोर्स का था। पहला 201 का, अभी यह है 202 का, जिसका टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन, जिसको कि हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर के वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और उसका आपने एमसीक्यूज देख भी लिए हैं। उतने अगर एमसीक्यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे ही पांचों पेपर का एमसीक्यूज यहाँ पे अपलोड होंगे, जो भी उससे रिलेटेड है। ये सेकेंड पेपर का है, और फिर इसके बाद थर्ड, आफ्टर देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अतुल प्रोफेसर माइंड जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से जो भी एमसीक्यूज है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आपके इस पेपर का टॉपिक्स तो पता ही होंगे कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपका इकाई 1 है, जिसको कि आकलन एवं मूल्यांकन बोलते हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। ऐसे इकाई 2 है आकलन उपकरण की रचना। फिर इकाई 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन है। उसके उपरांत परीक्षण का निर्माण। उसके उपरांत सांख्यिकी। तो ये 5 टॉपिक हैं, 5 इकाई हैं। इन पांचों इकाइयों से आपको प्रश्न आएंगे आपके वहाँ पे एग्जाम में भी, और यहाँ पे भी जो इससे रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको इस बुक के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद है, धन्यवाद करिए आप इस बुक का जो आप लोगों के लिए ये लेके आए हुए हैं। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज इकाई 1 का, आकलन एवं मूल्यांकन का। प्रश्न संख्या है 1। आंकड़ों को संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं उसको वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल्यांकन। उसको क्या कहते हैं? उसको मूल्यांकन कहते हैं। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके पास विस्तृत, बी संक्षिप्त, दूसरा वृहत, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आकलन जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो कैसी है? संक्षिप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, इरविन का। क्वेश्चन नंबर 4। आकलन का प्रकार है। आकलन का प्रकार कैसा है? योगात्मक आकलन भी होता है, उभयनिष्ठ आकलन भी होता है, फॉर्मेटिव आकलन भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, उसके ही उपरांत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आ गया, वो मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हुबा एवं फ्रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आकलन की विशेषता क्या है? आकलन की विशेषता है मानवीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता, और ये तीनों ही हैं। तो ये तीनों हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। आकलन का क्षेत्र। आकलन का क्षेत्र कैसा है? यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर 1
शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, गुणवत्ता का निर्धारण करने में या अनुसंधान करने में। तो यहाँ पे भी आकलन का क्षेत्र ये सभी हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7th का ऑप्शन नंबर डी, 8th। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाकी ऑप्शन देख लीजिए। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। आकलन के माध्यम से छात्र अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। आकलन एक ऐसा तरीका है जिससे शिक्षक एवं छात्रों की अधिगम एवं शिक्षण की व्यवस्था का पता चलता है। आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं तथा शिक्षण की प्रतिपुष्टि या जैसे कि फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8th का ऑप्शन नंबर डी। 9th, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर S.K. दुबे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो यह आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा के लिए। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका ई क्या है? प्रभावी पृष्ठपोषण। बी, छात्र सहभागिता। सी, शिक्षण समायोजन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो 11th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? यहाँ पे अधिगम के आकलन को कौन उजागर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करता है। शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। 12th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो यह सिवाय है छात्रों की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन का पैमाना क्या है? आकलन का पैमाना यह सभी है। नामित मापन भी है, क्रमिक मापन भी है, अंतराल मापन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। आकलन की विशेषता क्या है? आकलन की विशेषता विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानकीकरण होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर है अनुपात स्तर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण क्या है? नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, सम अंतराल मापनिका। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? किस मापनी में होता है? 18th का ऑप्शन नंबर बी, अनुपात मापनी में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19th का ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर के सबसे निचला स्तर है। 19th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप से न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन की इस प्रक्रिया इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है श्रीमती R.K. शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। 21, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? तो यह करता है सीखने का आकलन। 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी इसलिए संकलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा या प्रेक्षण के द्वारा। तो यह सभी के द्वारा होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, सहकर्मी आकलन क्या है? सहकर्मी आकलन है ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी निष्पादन का आकलन। सहकर्मी आकलन है सहकर्मी निष्पादन का आकलन। 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24, यह परिभाषा किसने दी है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह बात बोली है गुड्स ने। 24 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा है
कि मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। 25 का ऑप्शन नंबर ए, जेपी गिलफर्ड ने यह बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 26, मापन की भूमिका है। मापन की भूमिका क्या है निम्न में से? तो मापन की भूमिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। क्यों? इसके बाकी ऑप्शन देख लीजिए। वस्तु को संख्या प्रदान करना, यह मापन की भूमिका है। घटना को संख्या प्रदान करना, यह भी मापन की भूमिका है। और नियमानुसार संख्या प्रदान करना, यह भी मापन की भूमिका है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? यह बोला है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 28, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं एवं पदार्थों के नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी। 29, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, अंतराल मापनी का उदाहरण क्या है? अंतराल मापनी का उदाहरण है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष भी होता है, महीना भी होता है और सप्ताह भी होता है। तो अंतराल मापनी का उदाहरण उपर्युक्त सभी। 30 का ऑप्शन नंबर डी। 31, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है कहाँ पे? अनुपात स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी। तो 32, आकलन का परिणात्मक उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी, उपकरण है। 32 का ऑप्शन नंबर डी सभी है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना माना जाता है, सबसे उच्च स्तर का अनुपात मापन। यह भी पहले भी आ चुका है 33 का या 33 का ऑप्शन नंबर डी। 34, एब्सेप्टिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी, रेमंड कैटेल ने। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर ए, एस स्टीवेंस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? यह है रॉस का। ऑप्शन नंबर ए। 37 क्वेश्चन, मापन की विशेषता क्या है? तो मापन की विशेषता ऑप्शन नंबर डी है। मतलब ए बी सी ये सभी हैं, तो इस हिसाब से उपरोक्त तो सभी मापन की विशेषताएं हैं। आंकिक स्वरूप भी है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मूल आधार भी है, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव भी है। 37 का ऑप्शन नंबर डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, मापन का प्रकार क्या है? तो मापन का प्रकार भी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी हैं। कौन कौन से प्रकार है? मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, या एब्सेप्टिव मापन। एब्सेप्टिव मापन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी। 39, जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानसिक या सामान्यीकरण मापन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, जिस मापन में परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एब्सेप्टिव मापन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एब्सेप्टिव मापन। उसको भी हम क्या बोलते हैं? एब्सेप्टिव मापन। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42, एब्सेप्टिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था रेमंड कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी। 43, मापन का कार्य क्या है? मापन के सभी कार्य हैं भविष्यवाणी करना, तुलना करना या आविष्कार करना। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है, प्रवेश हेतु भी किया जाता है, वर्गीकरण हेतु भी किया जाता है, तुलना हेतु भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। 45, मापन का महत्व क्या है? तो मापन का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 हम लोगों ने कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है, प्रवेश हेतु भी किया जाता है, वर्गीकरण हेतु भी किया जाता है, तुलना हेतु भी किया जाता है। 44 का ऑप्शन नंबर डी। 45, मापन का महत्व क्या है? मापन के महत्व ये सभी हैं, शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन में, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
सी छात्रों की योग्यता एवं कुशलताओं की जांच में। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? यह है डांडेकर का। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? मूल्यांकन की विशेषता यह सभी विशेषताएं हैं, मतलब 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी विशेषता यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। यह व्यापक प्रत्यय है। तो ये क्या 48 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? तो ये सभी पक्ष आते हैं। ज्ञान का भी पक्ष आता है, बोध का भी आता है और सूचना का भी आता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50, मूल्यांकन का कार्य क्या है? मूल्यांकन का कार्य यह सभी हैं। छात्रों का वर्गीकरण करना भी है, शिक्षक व्यू रचना का विकास करना है, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाना है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी। 51, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है निम्न में से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सोपान है। कौन कौन से सोपान है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव को उत्पन्न करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52, मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है। ऑप्शन नंबर डी के साथ उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में कार्य करना। 52 का ऑप्शन नंबर है डी। 53, आकलन के कुल पैमाने कितने हैं? तो आकलन के कुल 4 पैमाने हैं। ऑप्शन नंबर सी। 53 का ऑप्शन नंबर 54, आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना कौन सा है? निम्न स्तर का सबसे पैमाना है नामित मापन। ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए। 55, आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक कौन से हैं? ये सभी घटक हैं। संदर्भ एवं आकलन की शर्तें, छात्र को प्रशासित करने वाले किए जाने वाला कार्य, छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 56, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होने वाला होना चाहिए। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी। 57, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सत्रांत पर, तो इसमें से है संकलनात्मक मूल्यांकन। 57 का ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान में मूल्यांकन। 58 का ऑप्शन नंबर डी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। 59, मूल्यांकन अनुरूप है। किसके अनुरूप है? तो विधि के अनुरूप है। 59 का ऑप्शन नंबर सी। 60, मूल्यांकन के प्रकार किसमें से हैं? परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है, ये सभी शामिल है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं हम, क्या मापते हैं? तो आंकिक चीजों को मापते हैं। किसको मापते हैं? आंकिक चीजों को। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 1960 के बाद। क्वेश्चन नंबर 64, तो यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन है एडम्स का। ऑप्शन नंबर ए। 64 का ऑप्शन नंबर ए। 65, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो व्यापक का है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु ये सभी हैं। शैक्षिक उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव भी है और व्यवहार परिवर्तन भी है। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किसके द्वारा होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय। 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 69 का ऑप्शन नंबर डी। 70, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। 70 का ऑप्शन नंबर बी। 71, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे,
सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए, इस पर बल देता है। 72 या 72, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। 72 का ऑप्शन नंबर ए। 73, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। उत्तर संख्या हो जाएगा सी, 73 का। 74, तापमान का मापन उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंतराल। 75, घड़ी का समय उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अंतराल मापनी। क्वेश्चन नंबर 76, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो क्रमिक स्तर पर किया जाता है। 76 का ऑप्शन नंबर बी। 77, संरचनात्मक मूल्यांकन कैसा होता है? तो प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको संरचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। 77 का ऑप्शन नंबर सी। 78, मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? मूल्यांकन का मतलब क्या है यहाँ पे? ये है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, छात्रों के अधिगम की सफलता या असफलता का अध्ययन करना, या मूल्यांकन का अभिप्राय है। 79, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? या बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80, मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा है? मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना है, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी। 81, कक्षा नायक या उसे हम उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संकलित मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकलित मूल्यांकन। 81 का ऑप्शन नंबर डी। 82, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कोठारी आयोग का। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी हैं, छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी पता लगाना। 83 का ऑप्शन नंबर डी। 84, सभी अंक गणितीय संक्रियाएं किस मापन में की जाती हैं? तो यह की जाती हैं अनुपात मापन में। 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में एकता बनाना, यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है। 86, मूल्यांकन का कार्य क्या है? तो मूल्यांकन का कार्य यह है, शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत के विभिन्न आयामों का पता लगाने में। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हैं, परिणात्मक भी है, निदानात्मक भी है और गुणात्मक भी है। 87 का ऑप्शन नंबर डी। 88, मूल्यांकन का प्रकार है, कैसा है? ये सभी हैं, लिखित भी है, मौखिक भी है और साक्षात्कार भी है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ था? तो छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन शुरू हुआ था 1920 में। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90, मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्रों दोनों हेतु किस प्रकार किया कार्य करता है? तो यह पुनर्बलन का कार्य करता है। 90 का ऑप्शन नंबर ए। हम करते हैं 91, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी मेहरोत्रा समिति द्वारा। 91 का ऑप्शन नंबर सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तकनीकी है निदानात्मक मूल्यांकन की। 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह है गुड्स का। 94, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, यह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, परस्पर संबंधित है। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 95, मापन एवं मूल्यांकन में समानता है, यह चली जाएगी ऑप्शन नंबर डी के साथ। छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में छात्रों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में। 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। 96 का ऑप्शन नंबर डी। 97, इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? 97 का ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे चतुर्मुखी है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर पटेल का। 99, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कथन किसका है? यह है डांडेकर का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी विकल्पों से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इस तरह हम लोगों ने पेपर सेकंड के इकाई 1 के 100 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इकाई 2 पे। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से बोल दूं, आप इन एमसीक्यूज को बार बार देखिए, जिससे होगा क्या, ये बार बार जब आप देखेंगे तो आपके जहन में ये बैठ जाएंगे पूरी तरह से, और वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में होंगे तो वही क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो आप उन्हें तुरंत ही इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी इकाई पे आ जाते हैं, आकलन उपकरण की रचना पे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अक्षय परीक्षण की नहीं है। तो कठिनाई जो है अक्षय परीक्षण की विशेषता नहीं है। 1 का ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है विश्वसनीय। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों को शारीरिक क्षमता पर जोर देता है, तो वह देता है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया है, या किया है बीएस ब्लूम द्वारा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्यक्तिगत त्रुटि कम किस परीक्षण की कमी से की जा सकती है, उसे बनाकर, तो यह है वस्तुनिष्ठ बनाकर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, परिवृत्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक, क्या परिवृत्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक क्या कर कर, वस्तुनिष्ठ बनाकर। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी। सेवंथ, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, सेवंथ का ऑप्शन नंबर बी, बोध में। क्वेश्चन नंबर एट, किस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, तो यह संरचनात्मक भी होता है और असंरचनात्मक भी होता है। तो एट्थ का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मानव व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बीएस ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी क्या है, ये सभी हैं, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो 11th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष क्या है, इनकी भाव में प्रकाशन में असमर्थता जो है। 12th का ऑप्शन नंबर सी। 13th, एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी क्या है, उपयोगिता है। 13th का ऑप्शन नंबर ए। फिर 14th आ जाता है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, यह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गुडे एवं हॉट का है। क्वेश्चन नंबर 15th, परीक्षा प्रविधि है, ये सभी हैं, मौखिक परीक्षा भी है, प्रायोगिक परीक्षा भी है और लिखित परीक्षा भी है। 15th का ऑप्शन नंबर डी। 16th, आकलन का गुणात्मक उपकरण है, 16th का आकलन का गुणात्मक उपकरण है, ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति भी है, प्रश्नावली भी है और साक्षात्कार भी। 16th का ऑप्शन नंबर डी। 17, निर्धारण मापने का प्रकार क्या है, तो निर्धारण मापने का प्रकार यह उपरोक्त सभी हैं, आंकिक निर्धारण मापनी भी होता है, ग्राफीय निर्धारण मापनी भी होता है, मानक निर्धारण मापनी भी होता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हैं, तो यह सभी शामिल है, शिक्षा उद्देश्य भी शामिल है, सीखने के अनुभव भी शामिल है और व्यवहार परिवर्तन भी शामिल है। तो 18th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19th, उपकरणों के वर्गीकरण का आधार क्या है, उपकरणों के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन नंबर ए, 2। परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शामिल है, परीक्षा है, मापनी है और निर्धारण मापनी है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, गुणात्मक उपकरणों में शामिल है, ये सभी शामिल हैं, समाजमिति, प्रश्नावली और साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22, परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, हर तरह से मौखिक, प्रायोगिक और लिखित। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। 23, एक मापन की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रामाणिक सेट से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है इंग्लिश का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, मापनी की उपयोगिता क्या है, तो मापनी की उपयोगिता यह सभी हैं, वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि में, वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ मापन की दृष्टि से, गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे 24 का ऑप्शन नंबर डी। 25, सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम
परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं। इसके अनेक रूप होते हैं, लेकिन इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध श्रेणियों की माप है। यह कथन किसका है? तो यह है गुडे एवं हॉट का। 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 निर्धारण मापनी किस वस्तु के समक्ष पक्षों एवं व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है? कथन किसका है? यह है बेस्ट का ऑप्शन नंबर ए। 27 प्रश्नावली का प्रकार क्या है? प्रश्नावली के सभी प्रकार हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रात्मक प्रश्नावली। 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28 मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह भी गुडे एवं हॉट का है। क्वेश्चन नंबर 29 साक्षात्कार का आधार क्या है? तो ये सभी हैं। संरचना का आधार भी है, औपचारिकता का आधार भी है और उद्देश्यों का आधार भी है। 29 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 अनुसूची का प्रकार क्या है? अनुसूची के सभी प्रकार है। अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकार बताएं? तो पीवी यंग ने अनुसूची के 7 प्रकार बताए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 निरीक्षण का प्रकार क्या है? निरीक्षण के नियंत्रित परीक्षण भी होता है और स्वाभाविक निरीक्षण भी होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, सॉरी सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आकलन उपकरण की कितनी कसौटियां हैं? आकलन उपकरण की ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आकलन उपकरण की 2 कसौटियां। 34 आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी है मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है। यह भी सभी उपरोक्त सभी। 35 का ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता और उपयोगिता। 35 का ऑप्शन नंबर डी। 36 वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद की विशेषता कैसी है? यह भी सभी हैं। ए नमूनाकरण, बी व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, सी विश्वसनीयता या डी ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी। 37 अमानकीकृत का पद का प्रकार कैसा है? सी प्रत्यय स्मरण पद है और प्रत्यय विज्ञान पद है। 37 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? तो 3 प्रकार से किया है। ऑप्शन नंबर बी। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो वह उन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर डी। 39 का ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितनी वर्गों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य को कितने वर्गों में बांटा है? यह भी उन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 RCEM उपागम का विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। RCM उपागम का किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो यह बनाता है निबंधात्मक परीक्षण पद द्वारा। 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो यह सभी परीक्षण के उद्देश्य हैं। कौन कौन से? प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्र को पता लगाना, सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 45 खुले प्रश्न सामान्यता कैसे होते हैं? निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 45 का ऑप्शन नंबर सी। 46 भावात्मक पक्ष का संबंध क्या है? तो प्रशंसा से। 46 का ऑप्शन नंबर बी। 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय स्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? 47 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए इसमें कौन सा? रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी प्रकार के पद और सही मेल पद। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? जो परीक्षण का ब्लूप्रिंट जो है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 48 का ऑप्शन नंबर डी। 49 पद विश्लेषण किया जाता है अक्षय परीक्षण पदों के चयन हेतु। 49 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 मापनी की उपयोगिता क्या है? तो मापनी की सभी उपयोगिता है। वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, अधिक सूक्ष्मता या
निश्चितता की दृष्टि से, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी। 51, निर्धारण मापनी किस वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है? कथन किसका है? तो यह कथन है ए, ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट का। 52, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, निरीक्षण प्रविधि का। 53, प्रश्नावली सूची संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य आकार से। क्वेश्चन नंबर 54, छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, किस विधि के आधार पर? ये सभी, जिसमें कि पहाड़े, गिनती और कविता होती है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55, प्रश्नावली होती है सी, 4 प्रकार की। 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है वैज्ञानिक। 56 का ऑप्शन नंबर ए। 57, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, ऑप्शन नंबर डी, आत्म निर्धारण विधि। 57 का ऑप्शन नंबर डी। 58, साक्षात्कार संबंधित है, 58 का ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची से। 59, सूचना दाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ या ना में उत्तर देता है? प्रतिबंधित। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60, निर्धारण मापनी कैसी है? क्या द्विध्रुवी है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी। 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, विद्यार्थियों की का योग्यता क्रम निर्धारण करना। ये क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है। 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 62, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS का। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS का। 62 का ऑप्शन नंबर ए। 63, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64, रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। 64 का ऑप्शन नंबर ए। 65, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अनस्टसी। 65 का ऑप्शन नंबर डी। 66, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं है? तो प्रेक्षण जो है परीक्षण नहीं है। 66 का ऑप्शन नंबर सी। 67, कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। 68, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है? यह कथन किसका है? यह कथन है सीबी गुड का। क्वेश्चन नंबर 69, मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है? उसको वैध कहा जाता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए। 70 का पूर्व निश्चित आधार है, ऑप्शन नंबर बी, मानक। 71, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर का निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रोनबेक का, ऑप्शन नंबर ए। 72, परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? 2, ऑप्शन नंबर ए। 73, रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। 73 का ऑप्शन नंबर ए। 74, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विविधीकरण सर्वाधिक होगा? 74 का ऑप्शन नंबर ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तरों की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर ए। 76, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? उनकी भाव प्रदर्शन की असमर्थता। 76 का ऑप्शन नंबर डी। 77, निम्न में से कौन सी अक्षय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो मित व्यर्थता नहीं है। 77 का ऑप्शन नंबर डी। 78, ज्ञानात्मक पक्ष कैसा होता है? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, तो यह दोनों होते हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79, बोध का आधार होता है उपर्युक्त सभी, अत्यंत सूक्ष्म होता है, गहरा होता है और अलौकिक होता है। 79 का ऑप्शन नंबर डी। 80, मनोक्रियात्मक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी को किसने एक अकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है? तो यह किया है सिम्पसन ने। 80 का ऑप्शन नंबर डी। 81, एक को अनेक करना क्या है? यह है विश्लेषण। 81 का ऑप्शन नंबर डी। 82, सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? सामान्यीकरण बोध के अंतर्गत आता है। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह IK डेविस ने बोला है, ऑप्शन नंबर ए। 84, व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑप्शन नंबर बी, बोध के अंतर्गत। 85, भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है आग्रह, आग्रहण,
85 का ऑप्शन नंबर ए। 86 ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है अधिग्रहता, ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 किसने उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप दिया है, तो यह दिया है ड्यूकर ने, ऑप्शन नंबर ए। 87 का ऑप्शन नंबर ए। 88 भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है, चरित्रीकरण है, ऑप्शन नंबर डी। 89 क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर कौन सा है, उत्तेजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, तो यह किया गया 17। 90 का ऑप्शन नंबर सी। 91 एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं, तो यह सभी हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। 91 का ऑप्शन नंबर डी। 92 आलोचना करना किस में आता है, तो आलोचना करना मूल्यांकन में आता है। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93 संक्षिप्त एवं संगठित करना किस में आता है, तो यह आता है संश्लेषण में आता है। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 अंतर तथा भेद करना किस में आता है, यह आता है विश्लेषण में आता है। 94 का ऑप्शन नंबर डी। 95 क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है, तो आदतों का निर्माण करना है। 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है कार्टर बी गुड का। 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 परिकल्पना की स्थापना किस में की जाती है, तो यह की जाती है प्रयोग में की जाती है। 98 एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे क्या नाम दिया, उसे दिया RCEM प्रणाली। क्या कौन सा नाम दिया, RCEM प्रणाली। 98 का ऑप्शन नंबर ए। 99 रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था, तो ये उन्होंने किया था ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। 99 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था, तो ब्लूम ने किया था सन 1956 में। तो इस तरह से हमारे पेपर सेकंड की 2 इकाई कंप्लीट हो चुकी हैं इस बुक के आधार पर। अब हम लोग इकाई 3 करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस बोल दूंगा, आप वीडियोस को पॉज करके उनको देख सकते हैं। आप अपने नोट्स बना लें, जो आपको लगे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन के आपको नोट तैयार करने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, IQ का सूत्र क्या है, निम्न में से आपको पता है IQ का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए रेवेनेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी MMPI। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है नवचारित होता है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो यह सभी करते हैं, अवसाद, पदार्थ का उपयोग या निद्रा विकार। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 6 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसने बोला, क्या बोला, वुडवर्थ ने। बुद्धि के प्रकार, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि को विवेद और चयन करने की शक्ति माना है, किसने माना है, गॉल्टन ने। बुद्धि लब्धि होती है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले वही IQ, अभी यहाँ पे ये, तो 10th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार 8 हैं, 11th का ऑप्शन नंबर डी। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं, तो वो होते हैं श्रेष्ठ बुद्धि श्रेणी के, 12th का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा, यह बोला है स्टर्न ने, 13th का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो यह दिया स्पीयरमैन ने, 14th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति अपने अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है या किसने बोला है, तो यह बोला है CW ऑलपोर्ट ने, 15th का ऑप्शन नंबर बी। 16, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान क्या है, तो यह जाता है सामान्यतः लगभग 100, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, 5 उप परीक्षण होते हैं, 17th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी, IQ जिनका 140 से ऊपर होता है।
क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने कहाँ के थे? तो ये फ्रांसीसी थे। 19 का ऑप्शन नंबर सी। 20, एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं कैसी होती हैं? तो ये जाती हैं ए और बी दोनों के साथ। इस तरह ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। तो ए क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। वृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन नंबर बी, इसमें समय अधिक लगता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये विश्वसनीयता तथा वैध नहीं होते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी। 22, सीजीपीए का पूरा नाम क्या है? सीजीपीए का पूरा नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन नंबर बी गाल्टन का है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि सामुवर्धिक चिंतन है, यह कथन किसका है? तो यह है स्पेयरमैन का। 24 का ऑप्शन नंबर बी। 25, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो यह टर्मन का है। 26, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्म समालोचना करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिने का। क्वेश्चन नंबर 27, तो बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो थर्स्टन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि का स्रोत है अधिगम का परिणाम। 28 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, वेस्लर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी योग्यताओं को सम्मिलित किया। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवंशिक विभिन्नताओं से होता है, यह कथन किसका? यह है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर जनसेन का। क्वेश्चन नंबर 31, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं? तो ये सभी हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 32, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33, तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं डेनियल गोलमैन। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह किया है बी, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? यह है विलियम स्टर्न का। 37, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो यह मूर्त बुद्धि कहलाती है। 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? 38 का ऑप्शन नंबर ए, मूर्त बुद्धि। 39, गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक बुद्धि को तरल बुद्धि कहा जाता है। 41, ठोस बुद्धि किसे कहा जाता है? तो अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। 41 का ऑप्शन नंबर बी। 42, बुद्धि का 2 खंड द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह स्पीयरमैन ने दिया। 42 का ऑप्शन नंबर बी। 43, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह थॉर्नडाइक ने किया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, समूह तथा सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया है थर्स्टन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी। 46, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं डी, जी कारक भी है, एस कारक भी है और समूह कारक भी। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 47, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया किसने? तो यह स्पेयरमैन ने दिया। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48, स्पेयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो एस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, स्पेयरमैन के अनुसार जी कारक है, तो यह जन्मजात कारक है। 49 का ऑप्शन नंबर बी। 50, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो यह बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी। 51, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है गिलफोर्ड ने। 51 का ऑप्शन नंबर सी। 52, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता है? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है, परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी, एस कारक। 53, किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है? 53 का ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। 54, किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बहुतत्व सिद्धांत। 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55, डैश ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा, तो किसने जोड़ा? स्पेयरमैन ने। 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56, किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की तथा उसमें
आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया, तो यह किया है थॉर्नडाइक ने। 56 का ऑप्शन नंबर सी। 57 अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्ध सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इकाई सिद्धांत। 57 का ऑप्शन नंबर ए। 58 एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व के हैं बिने। 58 का ऑप्शन नंबर सी। 59 मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए कैटल है। क्वेश्चन नंबर 60 स्पेयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है? तो जी कारक को दी है। 60 का ऑप्शन नंबर ए। 61 बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। 61 का ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बिने ने बोला है। 62 संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? 62 का ऑप्शन नंबर सी त्रिविमी सिद्धांत का। 63 बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है? तो यह दिया है ऑप्शन नंबर सी जॉन बी कैरोल ने। 63 का ऑप्शन नंबर सी। 64 बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? 65 का ऑप्शन नंबर बी यह गार्डनर ने दिया। 66 कैरोल के बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं। ये सभी हैं, सामान्य है, विस्तृत है और संकीर्ण है। 66 का ऑप्शन नंबर डी। 67 गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? तो 67 का ऑप्शन नंबर ए 5 भागों में बांटा गया। 68 गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोत्साहन जो नहीं है। 68 का ऑप्शन नंबर डी। 69 गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी उत्पादन से संबंधित है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 गिलफोर्ड के बुद्ध सिद्धांत के उत्पादों को कितने भागों में बांटा गया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 6 भागों में बांटा गया। 71 किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो त्रियामी सिद्धांत को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 72 गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। 73 गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? ये सभी नामों से जाना जाता है, त्रिविमी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत या त्रिआमी सिद्धांत। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी। 74 बियॉन्ड आईक्यू के लेखक कौन है? स्टर्नबर्ग है। 74 का ऑप्शन नंबर बी। 75 प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी गार्डनर ने दिया है। तो 76 गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए 5 भागों में बांटा है। 77 यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 130। ये फार्मूला के आधार पर आप निकाल पाएंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है आईक्यू वाला फार्मूला MA अपॉन करके, वहां से अब इसको निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो यह स्टर्न ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। 78 का ऑप्शन नंबर डी। 79 प्रतिदर्श सिद्धांत को किस और नाम से जानते हैं? तो नमूना सिद्धांत से जानते हैं। 79 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर बी। 80 का ऑप्शन नंबर बी। 81 पर्सोना का अर्थ क्या है? पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा वुडवर्थ की। 83 व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार किसका है? यह है गिलफोर्ड का, ऑप्शन नंबर ए। 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 व्यक्तित्व संस्कृत का व्यक्तिक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो यह फॉरिस का है। 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85 किसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? 85 का ऑप्शन नंबर ए, ये डेशिल ने बोला। 86 किसने कहा कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो यह बोला कैटल ने। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 किसका विचार है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास के को व्यक्तित्व कहते हैं? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने यह बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 88 स्प्रिंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? तो ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के बताए। 89 शेल्डन ने व्यक्तित्व को क्या बताया? शेल्डन ने व्यक्तित्व को ये सभी बताया, क्या? एंडोफॉर्मिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फिर 90 कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी। तो यहाँ पे 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों है। 91 सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है? तो यह सभी होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। 91 का ऑप्शन नंबर डी। 92 आयुर्वेदाचार्य
धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व कैसा होता है? तो ये सभी होता है वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93 बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर भी करता है, परिवार पर भी करता है, समुदाय पर भी करता है। 93 का ऑप्शन नंबर डी। 99 टीएटी परीक्षण का कार्ड संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 10 + 10 + 10। 94 का ऑप्शन नंबर सी टेट से बुद्धि का कौन सा गुण मापा जाता है? तो यह व्यक्तित्व। 95 का ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी स्मृतिकरण का। 98 गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किस लिए किया? 98 का ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता के लिए किया। 99 एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है सृजनशीलता। 99 का ऑप्शन नंबर सी। 100 सृजनशील बालक का गुण कौन सा है? तो इनमें से सभी हैं। विनोद प्रियता होती है उसमें, समायोजनशीलता होती है और सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति होती है। 900 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह हम लोगों ने 3 इकाई कर ली है, बची हुई हमारी 2 इकाई हैं, उन्हें भी हम लोग कर लेंगे। फिर मैं आपसे यह बात बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, बार बार MCQs को दोहराते रहिए, और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप यकीन मानिए वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने वो सारे क्वेश्चन ही होंगे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी इकाई 4 को करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 निष्पादन परीक्षण का आशय मापन क्या है? तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड उपलब्धि परीक्षण मापते हैं ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अंकन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ खुले प्रश्न सामान्यतः कैसे होते हैं? निबंधात्मक प्रकार के। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पद विश्लेषण किया जाता है ऑप्शन नंबर ए अक्षय परीक्षण पदों के चयन हेतु। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी ये सभी चाहिए, पाठ्य वस्तु वैधता, प्रयोग सिद्ध वैधता और निर्मित वैधता। सिक्स का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन है ऑप्शन नंबर डी यह सही नहीं है। मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। यह कथन सही नहीं है। 10th का ऑप्शन नंबर बी। 11th एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विभेदीकरण क्षमता। और 11th का ऑप्शन नंबर बी। फिर 12th उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं? तो ये सभी हैं अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्क संगत वैधता। 13th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अध्यापक निर्मित। 14th का ऑप्शन नंबर ए। 15th उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार किसका है? तो यह ईवेल का है। 15th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छी कार्य से संपादित किया। तो यह विचार किसका? यह है सुपर का। 16th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यालय विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान समझ तथा कौशल को मापने हेतु तो अभिकल्पित होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह फ्रीमैन का। 17th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 मानकीकृत का तात्पर्य प्रक्रियाओं व कार्य प्रणालियों से है जिनसे किसी परीक्षण के लिए मानकों को के सेट का निर्माण किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन नंबर सी यह है A.S. रेबर का। 18th का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो और वैध हो। तो 19th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20
एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता क्या होगी? 0.60 ही होगी। 20 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, यह सही नहीं है। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। 21 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या? लिंडक्विस्ट एवं मन। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वैध परीक्षण कहलाता है। 25 का ए। 26, एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक अधिकतम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षण की महत्वता कौन सी है? तो यह सभी हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में, शोध में और शैक्षिक क्षेत्र में। 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की तकनीकी कसौटी। ऑप्शन नंबर बी। 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है, या ऑप्शन नंबर बी, परियोजना निर्माण। 29 हो गया। 30, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 31, किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32, एक ऐसा परीक्षण जिनमें एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है तो यह है शिखर परीक्षण। 32 का ऑप्शन नंबर बी। 33, एक अक्षय शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। एकांक विश्लेषण एक मुख्य उद्देश्य है सॉरी एक क्वेश्चन नंबर 34, एकांक विश्लेषण एक मुख्य उद्देश्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एकांकों के कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35, एक उत्तम एकांक के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 0.50 होना चाहिए। 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो सततमक मानक का। 36 का ऑप्शन नंबर सी। 37, कूडर, रिचर्डसन, प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह होता है विश्वसनीयता के लिए। 37 का ऑप्शन नंबर बी। के आर सूत्र क्या है निम्न में से? तो के आर सूत्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थ विरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो विश्वसनीयता के लिए किया जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर बी। 41, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन नंबर है। 42, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है, इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर निर्धारण विश्वसनीयता। 42 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, CCE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44, एनसीएफ ने बल दिया है किस पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46, अक्षय मानक की विशेषता क्या है? अक्षय मानक की सभी विशेषताएं, नवीनता तथा सार्थकता, प्रतिनिधित्वता और तुलनीयता। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी। 47, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा मानक। 47 का ऑप्शन नंबर बी। 48, मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्शन के प्राप्तांकों का क्या है? माध्य या माध्यिका होता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए। 49,
अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है, उसकी वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। 49 का ऑप्शन नंबर डी। 50 किसने कहा है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य क्या है? 51 का ऑप्शन नंबर सी, एकांश वैधता और प्रतिदर्शन वैधता। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। 52 का ऑप्शन नंबर ए, तर्कसंगत वैधता। 53 वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करता है। 53 का ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। 54 यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक डैश है तो वह किसी अन्य परीक्षण से संबंधित नहीं होगा। तो इस 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? शून्य, ऑप्शन नंबर बी। 55 जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों के प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके तो वह क्या कहलाती? तो वह कहलाती बाध्य वैधता। 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56 जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया? जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता में विभाजित किया है। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर विषय वैधता। 57 का ऑप्शन नंबर ए। 58 एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश मतलब वैधता के बारे में चिंतित है। 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 किसी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं तो परीक्षा में किस गुण का अभाव? 59 का ऑप्शन नंबर डी, विभेदकारिता का अभाव। 59 का ऑप्शन नंबर डी। 60 निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अभिक्षमता। 61 वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है समवर्ती वैधता। 62 परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर डी ये सभी आ जाते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 CCE प्रणाली के उद्देश्य कैसे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, तो ये सभी हैं। क्लियर है? आप सारे ऑप्शंस पढ़िए। 64 निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं रखता है, विद्यार्थियों के आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 ग्रेड प्रणाली के भाग हैं? तो ये सभी हैं, अंक परास, ग्रेड और ग्रेड अंक। 65 का ऑप्शन नंबर डी। CCE प्रणाली किसने घोषित की थी? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड ने करी थी। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 67 यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्नलिखित में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? ऑप्शन नंबर ए, आयु मानक। 67 का ए। 68 किसी व्यक्ति अथवा छात्र के स्वयं की आयु समूह एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम गणना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संताशीय मानक की। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69 किसके मानक द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है? 69 का ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कि UGC बोलते हैं। 69 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यह रखता है विश्लेषणात्मक प्रश्नों से। 70 का ऑप्शन नंबर बी। 71 कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? 71 का ऑप्शन नंबर बी, यह कथन है गिलफोर्ड का। 72 वैधता की सबसे सरल परिभाषा है कि वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की कल्पना की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गे का है। 72 का ऑप्शन नंबर ए, गे। 73 परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, एनास्टेसी का। 73 का ऑप्शन नंबर बी, एनास्टेसी। 74 बहुशील गुण बहुविधि वैधता को किसने विकसित किया? 74 का ऑप्शन नंबर ए, कैंपल तथा किसके ने।
74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कारण वैधता और शील गुण वैधता। 75 का ऑप्शन नंबर सी। 76 भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की क्या है? कसौटी संबंधित वैधता है। 76 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 77 कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष वैधता का। 77 का ऑप्शन नंबर सी। 78 किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? तो ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक वैधता का। 78 का ऑप्शन नंबर डी। 79 निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए को नहीं रखा जा सकता। वो कौन सा है? रचनात्मक वैधता। क्वेश्चन नंबर 80 मानक छात्रों के बड़े समूह की निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमानों पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र क्या है? स्टेनली तथा हॉपकिंस ने यह बात बोली है। 80 का ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो उसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर सी परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है तथा कम भी। 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 अंतर विषय वैधता के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी एकांश वैधता और प्रतिदर्शन वैधता। ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। 82 का ऑप्शन नंबर सी। 83 जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सह संबंधित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिसारी वैधता। 83 84 परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है। 84 का ऑप्शन नंबर ए समजातीय परीक्षण में। 85 परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं, निम्नलिखित में से किसे उन गुण में शामिल नहीं किया जा सकता? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। वैधता से आशय परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है। 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 परीक्षण की खाली जगह से तात्पर्य है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है तो वैधता। 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 वैधता का प्रकार क्या है? ये सभी हैं। अंतर्विषयी वैधता, कसौटी संबंधित वैधता और रचनात्मक वैधता। 87 का ऑप्शन नंबर डी। 88 किसी मापन यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? 88 का ऑप्शन नंबर डी वैध परीक्षण विश्वसनीयता अवश्य होगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी। 89 एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों के संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया तो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? तो यहाँ किया गया कॉन्स्ट्रक्ट वैधता का। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90 विश्वसनीयता गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी परीक्षण प्राप्तांकों का। 91 निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। 91 का ऑप्शन नंबर डी। 92 किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही कैसी होगी? ऑप्शन नंबर सी अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 93 विश्वसनीयता प्राप्तांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। 93 का। फिर 94 निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? 94 का ऑप्शन नंबर सी निर्भरता। 95 मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यकताएं विशिष्टताएं हैं, कौन सी हैं? विश्वसनीयता एवं वैधता। 95 का ऑप्शन नंबर बी। 96 विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है इसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है तथा परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता। तो यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए फ्रीमैन का। 97 तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ज्ञात की जाती है समांतर फॉर्म द्वारा। 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता एवं वैधता। क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? 99 का ऑप्शन नंबर सी अधिकतम। 100 विश्वसनीयता से अभिप्राय क्या है? एक समान प्राप्तांक आना। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्या है? चौथी इकाई भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारी 4 इकाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 5वीं इकाई करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी। 4 इकाइयां कर ली हैं अभी, नियर अबाउट 400 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो अब हम लोग
5वीं इकाई कर रहे थे जिसका नाम है सांख्यिकी। क्लियर है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शून्य है? तो ये मध्य मान का 1 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, किसने दी है? स्पीयरमैन ने। सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सहसंबंध गुणांक का प्रसार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। आप चेक करिए खुद से। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न संख्याओं का माध्यांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आपको सॉल्व करना होगा, तो इसे आप सॉल्व करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए है। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर क्या है? यहाँ पे ए दिया गया है। एट्थ का भी ऑप्शन नंबर, एट्थ का ऑप्शन नंबर डी है। नाइन्थ, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला है? तो ये कैटिल ने बदला है। क्वेश्चन नंबर 10th, सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे -1 से +1 तक। क्वेश्चन नंबर 11th, जेड स्कोर में सिग्मा मूल्य सदैव कैसा होता है? तो बी ऑप्शन 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 12th, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि क्या है? तो कल्पित मध्यमान विधि है। 12th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मानक विचलन माप कैसा होता है? तो विचलन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14th, फलांक की त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्तर त्रुटियां। 14th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15th, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, गॉटफ्राइड है। क्वेश्चन नंबर 16th, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानिक अंकों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? मापन त्रुटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कैली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। ऑप्शन नंबर डी, 30%। 18th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, माना किसी परीक्षण पद की डैश 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 कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, पद का अंतिम प्रारूप के लिए अस्वीकार किया जाना। क्वेश्चन नंबर 20, सांख्यिकी का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, तथ्यों की संख्याओं को प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, NSSO का पूरा नाम क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। 21 का ऑप्शन नंबर ए। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर डी। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें मानक, विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। 23rd, सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान एवं कला के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेनाइट प्राप्तांक का औसत सदैव कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आप देख लीजिए, प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप, इसको बहुत ही क्लियरली आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जेड प्राप्तांक का आधार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है? ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी, रेमर्स, गेज तथा रूमेल ने। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सरल सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 30, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक कहते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31, सहसंबंध किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? सहसंबंध ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान या एम सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33, जेड प्राप्तांक को क्या कहा, और यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिग्मा प्राप्तांक या रिड्यूस्ड स्कोर। 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, तो जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। 35, जब दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुचरित सहसंबंध कहते हैं। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 36, सहसंबंध का पूर्णतः अभाव। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 0। 37, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों है, पहला भी ऑप्शन भी है, सेकंड ऑप्शन भी है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी
आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं, गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 40, मध्यमान का गुण कैसा है, ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। मध्यमान का गुण क्या होता है, इसकी गणना करना आसान है या निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है या केंद्रीय प्रवृत्तियों की तुलना का आधार है। 40 का ऑप्शन नंबर डी। 41, मध्यमान का दोष क्या है, तो ये सभी दोष हैं। 40 में उसके गुण दिए गए हैं, 41 में उसके दोष दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। तो यह कथन किसका है, यह है H.E. गैरेट का है। 43, मध्यांक का उपयोग किया जाता है जब यह सभी हो। 43 का ऑप्शन नंबर डी। तो यह सभी में कौन कौन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखिए, असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जब कम शुद्धि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की आवश्यकता हो। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44, जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी अथवा वृद्धि पर दूसरे में भी उसी दिशा अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तित हों तो वह दोनों क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं सहसंबंधित। 44 का ऑप्शन नंबर ए। 45, गुणन अपूर्ण सहसंबंध को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पियर्सन आर। 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46, गुणन अपूर्ण सहसंबंध के प्रतिपादक कौन है, 46 का है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 47, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, ऑप्शन नंबर सी उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिगमन विश्लेषण माप है, 48 का ऑप्शन नंबर बी संबंध की मात्रा का। 49, सहसंबंध गुणांक मान शून्य होने पर प्रतिगमन रेखाएं 49 का क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे पर लंब होती हैं। 50, वितरण के गणितीय माध्यमान से विचलकों के वर्गों में माध्यमान के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है रशेल का। क्लियर है। अभी यहाँ पे न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, आपके सामने क्वेश्चंस आप इन्हें सॉल्व करें, इनके आंसर यहाँ पे दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन क्या है, 51 का ऑप्शन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ए। 53 का ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर भी ए है। अब आ गया 55। तो 55 मध्यमान किसे कहते हैं, मध्यमान प्राप्तांकों का औसत होता है, ऑप्शन नंबर सी। 56, मानक विचलन माप क्या है, तो यह है विचलन का, 56 का ऑप्शन नंबर बी। 57, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन या का मध्यमान मूल या मानक विचलन क्या कहलाता है, या किसने बोला, या बोला बाकर ने, 57 का बी। 58, शिक्षा में आवृत्ति वितरण का महत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कक्षा के छात्रों के किसी विषय में सामान्य योग्यता का स्पष्ट ज्ञात करना। 58 का ऑप्शन नंबर सी। 59, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं प्रसार क्षेत्र। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60, माध्यांक मान का एक दोष है, 60 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका मान श्रृंखला का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, 60 का ऑप्शन नंबर सी। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वितरण सर्वाधिक बार आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुलक बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजी की परीक्षा में डैश 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 इस तरह से क्वेश्चन दिया गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक है, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, माध्य विचलन ज्ञात करने की श्रेणी माध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 66, कुछ प्राप्तांकों का इसका आंसर है, 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 67, एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य क्या होगा, तो उसका समांतर माध्य होगा, 67 का ऑप्शन नंबर ए। 68, सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी क्या है, मध्यमान है, ऑप्शन नंबर ए। 68 का ऑप्शन नंबर ए। 69 का ऑप्शन नंबर बी। 70 का ऑप्शन नंबर बी। 71 का ऑप्शन नंबर ए। माध्यिका का सूत्र यहाँ पे दिया गया, यह माध्यिका का सूत्र है। 72, जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे माध्यिका बोलते हैं। 73, सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं, तो बी का बी ऑप्शन है, 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74, जब किसी एक पद का मूल्य शून्य हो तो गुणोत्तर माध्य होगा, यह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर बी। 75, निम्न में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी
76 सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य होगा, ऑप्शन नंबर सी 50 से कम। क्वेश्चन नंबर 77 आवृत्ति वितरण वक्र में उच्चतम बिंदु क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बहुलक दर्शाता है। 78 सर्वाधिक फैशन का संबंध क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 79 सभी पदों को 5 गुणा करने पर बहुलक क्या होगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 80 बीज गणितीय विवेचन संबंध संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी माध्यिका और बहुलक दोनों में, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 केंद्रवर्ती मान का मेजर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बारंबारता। 82 का ऑप्शन नंबर डी। 83 माध्यिका ज्ञात करने हेतु तो आंकड़ों का व्यवस्थित करेंगे, बी ए और सी दोनों तरह से, मतलब अवरोही और आरोही क्रम में, तो 83 का ऑप्शन नंबर बी। 84 बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब इन तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएं। 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85 सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 से 1.5। 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 निम्न में से सांख्यिकी विधि कौन सी नहीं है, तो प्राथमिक सम्मक सांख्यिकी विधि नहीं है। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 केंद्रवर्ती मान का मेजर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बारंबारता। 87 का ऑप्शन नंबर डी। 89 बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी माध्यिका और बहुलक दोनों के हिसाब से, तो 89 सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है, तो बी आवृत्ति का। 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं, 90 का ऑप्शन नंबर है कल्पित मध्यमान विधि। 91 यदि मध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा, 91 का ऑप्शन नंबर बी। 92 यदि माध्य विचलन इतना है तो 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मापक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रचार मापक नहीं है। 94 निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है, तो यहाँ पे मानक विचलन नहीं है, 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 सांख्यिकी के प्रकार, सांख्यिकी के ये दोनों प्रकार हैं, कौन कौन से दोनों, प्राचाल सांख्यिकी और अप्रचाल सांख्यिकी, तो इस हिसाब से 95 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 प्राचाल सांख्यिकी के उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए टी टेस्ट। अप्रचाल सांख्यिकी के उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी ची स्क्वायर टेस्ट और साइन टेस्ट। 97 का ऑप्शन नंबर सी। 98 सांख्यिकी अनुमानों का संभावनाओं का विज्ञान क्या है, ऑप्शन नंबर बी वोर्डिगटन। 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती, 99 का ऑप्शन नंबर ए 100 किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी कौन, वोर्डिंगटन के अनुसार। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पांचों इकाइयों को कर लिया है, और इस किताब में ही कुछ यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही सही तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, या रिक्त स्थान भी आप कह सकते हैं, इनको रिक्त स्थान ही है। तो परीक्षण खाली जगह यंत्र है किसका, मानकीकरण का। दूसरा अनुपात मापन का सर्वोच्च स्तर होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, डैश वाली जगह को मैं बोल दे रहा हूँ, और उसको मानकीकृत की प्रक्रिया से मापन को वैज्ञानिक विश्वसनीय एवं वैध बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स अंतराल मापन का तीसरा स्तर है। क्वेश्चन नंबर सेवन नामित मापन सबसे निम्न तथा शुद्ध कम स्तर का मापन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर एट सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान +1 हो सकता है। परंपरागत आकलन प्रणाली में 3 श्रेणियां आती हैं। 10 मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। क्वेश्चन नंबर 11 किसी के बारे में निर्णय देना आकलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव मैक कॉल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 मध्यमान प्राप्तांकों का क्या है, औसत है। क्वेश्चन नंबर 15 DBS ब्लूम ने 3 अधिगम उद्देश्य बताए हैं। ब्लूम ने 6 ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ब्लूम ने 6 भावात्मक उद्देश्य बताए। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लूम ने 6 क्रियात्मक उद्देश्य बताए। क्वेश्चन नंबर 19 मापन त्रुटि से तात्पर्य किसी
व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों और अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये सभी प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, ये जो बहुविकल्पी कर चुके हैं वहीं से ऐसे ही दिए गए हैं, तो आप दोनों तरह से प्रश्नों को कर ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता ना हो तो परीक्षण में क्या विश्वसनीयता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रमिक मापन में वस्तुओं तथा व्यक्तियों या विशेषताओं को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नावली तीन प्रकार की होती है। क्या प्रश्नावली क्या तीन प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो निर्धारण मापनी आंकड़ों के संकलन की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी परीक्षण के मानकों को विकसित करके उसे प्रमाणीकृत किया जाता है, उसे न्यायाधीश को प्रमाणीकृत समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरणा के अधिगम के लिए आकलन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन का घनिष्ठ संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह सीखने के आकलन के समान है। क्वेश्चन नंबर 29, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, यह विचार कर्लिंगर का है। क्वेश्चन नंबर 30, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार स्टीवेंसन का है। क्वेश्चन नंबर 31, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किया, यह प्रक्रिया मापन का है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह हो जाएगी, यह कथन किसका है। रॉस का है। किसका है। रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी गुण या विशेषता की गणितीय इकाई में व्यक्त करना मापन है। क्वेश्चन नंबर 34, मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण में मापन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है। वार्षिक परीक्षा है। 37, मापन में स्वमानक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड कैटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, भौतिक मापन स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निकष संदर्भित मापन का अवधारणा सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्लेसन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, निदान सलाह और तुलना शैक्षिक मापन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 41, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, यह कथन किसका है। जेसी ननले का। क्वेश्चन नंबर 42, मापन के स्तर एस स्टीवेंस ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सतत व असतत चर मात्रात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मापन में सभी गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन नामित मापन है। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन अनुपातिक मापन है। क्रमिक मापन रो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, संवेदन की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम हर्बर्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, सत्य शून्य बिंदु अनुपात स्तर में विद्यमान रहता है। 50, समान इकाई मापनी अंतराल मापनी है। क्वेश्चन नंबर 51, तापमान का मापन अनुपाती मापन के का उदाहरण है। वर्ष माह तथा सप्ताह अंतराल मापनी उदाहरण है। 53, बहुलांक का प्रयोग मापन के अनुपात स्तर पर संभव नहीं है। 54, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप ने डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 10 भागों में विभक्त किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। 57, मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अधिकतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। 58, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। क्वेश्चन 59, प्रश्नावली साक्षात्कार एवं अनुसूची आंकलन के उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 60, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं उपयोगिता, मितव्ययिता और सोउद्देश्य पूर्णता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो कर लिए हैं, आपके क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न कर लिए। और अब यहाँ पे कुछ सत्य और असत्य भी दिए गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ से तो आएंगी ही आएंगे। आकलन उपकरण की दो प्रमुख कसौटियाँ हैं, तकनीकी और व्यवहारिक। यह सत्य बात है। मानकीकरण से आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया, यह भी सत्य बात है। जब कोई परीक्षण छात्रों को उच्च तथा निम्न योग्यता में विभेद कर सके तो उस परीक्षण में विभेदकारिता का गुण पाया जाता है, यह भी सत्य है। प्रश्न संख्या 4, सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता न्यूनाधिक रूप से स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिससे सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है, यह भी सत्य बात है। बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण बच्चों का अशिक्षित दोनों लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, यह असत्य बात है।
प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्तित्व आकलन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, यह भी सत्य बात है। बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण बच्चों को अशिक्षित दोनों के लिए उपयोगी, असत्य बात है। 6 हो गया। 7th, बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय मानक मापक है, असत्य बात है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र यह गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9th, मानकों का निर्धारण मानकीकरण प्रक्रिया का एक आवश्यक पक्ष है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 10th, विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, जेड स्कोर का शून्य एवं मानक विचलन 1 होता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 12, माध्य किसी वितरण का शून्य केंद्र है, यह सत्य बात है। मानकीकृत परीक्षण में धन, समय एवं परिश्रम अधिक व्यय होता है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित व्यक्ति के व्यवहार या समस्या संबंधी बहुत से प्रश्नों का अथवा अनेक वर्णनात्मक प्रश्नों की सूची होती है, सत्य बात है। यदि कोई परीक्षण किस उसी गुण का मापन करता है उसके लिए उसे बनाया गया है तो वह परीक्षण वैध कहलाता है, सत्य बात है। परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 16, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि जब एक परीक्षण को एक ही समूह में दोबारा दिया जाए तो उनके अंकों में कोई अंतर न हो, यह भी सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 17, मानकीकरण की प्रक्रिया से मापन को वैज्ञानिक विश्वसनीयता तथा वैध बनाया जाता है, यह भी सत्य बात है। भौतिक मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 19, सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता न्यूनाधिक रूपों में स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिससे सदस्यों के व्यवहारों का वह अवलोकन करता है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 20, साक्षात्कार अब आमने सामने होने वाला वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है, यह भी सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी निरीक्षणकर्ता समूह से बाहर रहकर समूह के सदस्यों के व्यवहार का अवलोकन करता है तो उसे असहभागी निरीक्षण कहा जाता है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्वसनीयता किसी परीक्षण का विशेषता है, न कि परीक्षण के परिणामों की असत्य, या भी यह असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेडिंग छात्रों के अध्ययन एवं परीक्षा संबंधित तनाव को कम करता है, यह सत्य बात है। मानक के विभिन्न स्तरों को परिमाणात्मक मानदंड नहीं पता चलता, यह सत्य बात है। बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण बच्चों तथा अशिक्षित दोनों लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, यह असत्य बात है। 2019 में यहाँ प्रश्न आया। क्वेश्चन नंबर 27, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्तित्व आकलन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय मापक है, असत्य बात है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, देखिए बुद्धि लब्धि का असत्य बात है ये। क्वेश्चन नंबर 30, साक्षात्कार परीक्षण अवलोकन तकनीकी ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 31, निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, यह कथन सीवी गुड का, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 32, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का चिंतन है, यह सत्य बात है। 33, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, यह कथन बैन का, यह सत्य बात है। साक्षात्कार स्व आख्या तकनीकी का उदाहरण, यह सत्य बात है। रोरसा का मशी लक्ष्य परीक्षण प्रक्षेपी तकनीकी का उदाहरण, सत्य बात है। प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है, असत्य बात है। प्रश्न प्राथमिक कक्षा में निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 30, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्सी हैं, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 39, चेकलिस्ट अवलोकन तकनीकी का उदाहरण है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 40, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम क्लेडाइट्स ने किया था, सत्य बात है। कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के लिए निर्देशित समूह को परीक्षण बैटरी कहा जाता है, सत्य बात है। मानकीकरण उपकरण को तकनीकी कसौटी है, यह सत्य बात है। जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे विश्वसनीयता कहते हैं, सत्य बात है। अपूर्ण वाक्य परीक्षण रोटर की देन है, यह सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 45, बाल अंतर्बोध परीक्षण रचना तकनीकी का उदाहरण है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 40, परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन के लिए हुआ है, सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 47, वैधता एवं विश्वसनीयता तकनीकी कसौटी है, सत्य बात है। निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में होता है, सत्य बात है। ब्लूम ने 4 ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए, असत्य है। कितने बताए हैं ये आपको पता है, इससे पहले देखें। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक डॉक्टर BS ब्लूम है, यह सत्य बात है। अब यहाँ पे आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए। आपको ये प्रश्न उत्तर आपको पता है, इनका मतलब क्या है, किस तरह के हैं, देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। तो पहला, मापन क्या है? मापन से आशय है किसी वस्तु घटना को किसी नियम के अनुसार आंकिक स्वरूप में व्यक्त करना, यह मापन होता है। प्रश्न संख्या 2, शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक आकलन कौशल ज्ञान विश्वास तथा मनोभावों के संदर्भ में मापन की दस्तावेजों की
प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है? आकलन किसी भी समय अथवा परिस्थिति में किया जाए किंतु परिणाम हमेशा एक ही है, तभी वह मापन विश्वसनीयता कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, परीक्षा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विस्तृत जांच परीक्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नावली किसे कहते हैं? प्रश्नावली विचारपूर्वक एवं निश्चित रूप से चुने गए प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्न संख्या 6, खुली प्रश्नावली किसे कहते हैं? अप्रतिबंधित प्रश्नावली को खुली प्रश्नावली कहा जाता है, जिसमें प्रयोज्य को किसी प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से देने की आज़ादी होती है। प्रश्न संख्या 7, सबसे उच्च स्तर की मापनी कौन सी है? अनुपाती मापनी। प्रश्न संख्या 8, आकलन किसे कहते हैं? किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को क्रम किस मापनी में प्रदान किया जाता है? क्रमिक मापनी में। प्रश्न संख्या 10, सबसे निम्न स्तरीय मापनी कौन सी होती है? नामित मापनी। मानक से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 11, मानक एक विशिष्ट जनसंख्या द्वारा किसी विशेष परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। प्रश्न संख्या 12, मानकीकरण परीक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर 12 इसका है, मानकीकरण परीक्षण किसी विद्यालय विशेष की पाठ्यचर्या पर आधारित न होकर समस्त विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। प्रश्न संख्या 13, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली में अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाते हैं। इसमें छात्रों को उपलब्धि कोड ABC इस तरह से दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14, संताशीय मानक क्या? संताशीय मानक एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे किसी वितरण एक निश्चित प्रतिशत पड़ता है। प्रश्न संख्या 15, मूल्यांकन का क्या अर्थ? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मापित वस्तु का अवलोकन करके मूल्य का अंकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, परिमाणात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो परिमाणात्मक 3 तरह से होते हैं, परीक्षा मापनी और निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी की 2 विशेषताएं देखिए, निर्धारण मापनी समवर्ती भी हो सकती है और इसके द्वारा विचारों अथवा मतों की शुद्धता से मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्धारण मापनी क्या है? निर्धारण मापनी किसी वस्तु से सीमित पक्षों अथवा वस्तुओं व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 19, कुछ गुणात्मक उपकरणों के नाम बताइए। समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रेक्षण, निरीक्षण आदि। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 21, अप्रतिबंधित प्रश्नावली किसे कहते हैं? इस प्रश्नावली में प्रयोज्य कम से कम प्रतिबंधित होता है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों एवं विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके संबंध में हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। प्रश्न संख्या 23, चित्रात्मक प्रश्नावली किसे कहते हैं? हम इस प्रश्न में चित्र रूप में दिए गए हैं। मापन कितने भेद होते हैं? मापन के 3 भेद होते हैं, मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन या एक्सेप्टिव मापन। प्रश्न संख्या 25, मापन किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे दिए मापन के कितने प्रकार हैं ये आपने पढ़ लिया। मापनी किसे कहा जाता है? सॉरी, मापनी की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना किसी प्रमाणिक से करके अंक दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 26, परीक्षा प्रविधि के प्रकार बताइए। परीक्षा प्रविधि के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा। छात्रों को मापन के लिए किन्हीं 5 गुणात्मक उपकरणों के नाम बताइए। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण और समाजमिति। प्रश्न संख्या 28, निर्धारण मापनी किसे कहा जाता है? यह आंकड़ों का संकलन करने की एक विधि है जिसके द्वारा अभिव्यक्ति तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप से मापित किया जाता है। फिर मानक कितने प्रकार के होते हैं? मानक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, आयु मानक, श्रेणी मानक, संताशीय मानक और प्रमाणित अंक मानक। वैधता कितने प्रकार की होती है? प्रश्न संख्या 30, वैधता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रश्न 1, विषय वस्तु वैधता, रूप वैधता, कसौटी आधारित वैधता, समवर्ती वैधता या पूर्वकथन वैधता। थर्ड है अन्वय संरचना या कारक वैधता। अन्वय को संरचना या कारक वैधता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, परंपरागत आकलन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? परंपरागत आकलन परीक्षण की उन विधियों को कहा जाता है जिनमें सामान्यतः लिखित दस्तावेजों का प्रयोग होता है, जैसे लिखित परीक्षा। अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची व्यक्ति के व्यवहार या समस्या संबंधी बहुत से प्रश्नों की अथवा अनेक वर्णनात्मक प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्न संख्या 33, सहभागी निरीक्षण किसे कहते हैं? सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता न्यूनाधिक रूप में स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिससे सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करता है। असहभागी निरीक्षण किसे कहते हैं? असहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता समूह से बाहर रहकर समूह के सदस्यों के व्यवहार का अवलोकन करता है। असंबंध गुणांक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? +1। आकलन
उपकरण के प्रमुख कितनी कसौटियां होती हैं? 2 कसौटियां होती हैं, तकनीकी और व्यवहारिक। प्रश्न संख्या 37। वस्तुनिष्ठता से आपका क्या आशय है? यहाँ पे यह दिया गया है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उत्तरों का अंकन करते समय परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त हो। औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी इकाई कल्पित मध्यमान। मध्यमान का सूत्र यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न संख्या 40। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र, यह भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 41। यदि आप पढ़ लीजिए 41 को, वीडियो पॉज करके 42 भी पढ़ लीजिए और 43 भी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44। मेगर उपासक किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों से। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ये CW अल्पोर्ट के अनुसार क्या व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 56। PV यंग ने अनुसूची के कितने प्रकार बताए? 4। प्रतिबंधित प्रश्नावली किसे कहते हैं? इस प्रश्नावली को प्रश्न को संरचित करने के उपरांत प्रयोज्य उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों को ध्यान में रखकर उत्तर देता है। अंतराल मापनी की 2 विशेषताएं। या मापनी का तीसरा स्तर है। अंतराल मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव होता है। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो स्टेटस से हुई है। वस्तुनिष्ठ पदों के प्रकार बताइए। एक मानकीकृत पद होता है, एक अमानकीकृत पद होता है। प्रश्न संख्या 51। अमानकीकृत पदों के प्रकार बताइए। एक प्रत्यय स्मरण पद, दूसरा प्रत्याभिज्ञान पद, तीसरा मिलान पद और चौथा वर्गीकरण पद। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर BS ब्लूम। ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों के कुल कितने भागों में बांटा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में बांटा है। प्रश्न संख्या 54। ब्लूम ने कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए? तो ब्लूम के 6 ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के कौन कौन से आकलन बताए? आग्रह, अनुक्रिया करना, आकलन करना, धारणा, विचार, संगठन, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष के कौन कौन से उद्देश्य बताए? तो एक है उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। सांख्यिकी के प्रकारों के नाम बताइए। प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। प्रश्न संख्या 57। तो आपने देखे यहाँ से इन क्वेश्चनों के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हैं MCQs जो आपने किए यही क्वेश्चन को MCQs के फॉर्म में भी दिया गया, उन्हीं MCQs को आप कह सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया। तो आप दोनों को पढ़िए और समझिए, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा वहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मिलान भी दिया गया, इसको भी देख लीजिए और यहीं से खत्म है। अर्थ विभाजक विधि को क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन बी है। तो अब देखिए A का सेकंड समतुल्य माप हो जाए। आप इस मिलान प्रश्न को देख लीजिए, इसका आंसर बी है 1 का। आराम से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और दूसरा आपका है मिलान, इसका भी आंसर, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और तीसरे वाले का ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर है? उपलब्धि परीक्षण को क्या बोलते हैं? आप यहाँ से देखिए, उपलब्धि परीक्षण, इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो उपलब्धि परीक्षण को बोलते हैं मानदंड सापेक्ष वैधता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इसका देखिए, उपलब्धि परीक्षण का मतलब सही मिलान नहीं है, इसमें से सी वाला नहीं है। तार्किक परीक्षण जो है विषय वस्तु वैधता। तो यहाँ पे आपने पेपर सेकंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कि अधिगम के लिए आकलन, जिसका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी जो यहाँ पे दिया गया, मैंने आपको दिया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपके जो भी B.Ed की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इसके अलावा भी मैं मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करा रहा हूँ, जो कि आपके टेट सीटेट किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आपके लिए मैं तीसरा पेपर भी लेके आता हूँ। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।